नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रखते हुए दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और यह हमारे अर्थव्यवस्था विषय से जुड़ी होगी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स और इंडेक्स से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विस्तारित ऋण सुविधा एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी का संबंध किस संस्था से है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक और संघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों, जो एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF से संबंधित है। तो हमारा सही विकल्प होगा खा। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। दोस्तों, IMF की वेबसाइट में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी के बारे में बताया गया है कि जब कोई भी देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या भुगतान संतुलन के संकट से जूझ रहा होता है तब वह IMF के पास लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब ये भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, एक देश का अन्य देश के साथ आयात निर्यात या व्यापारिक संबंध BOP का अकाउंट में दर्शाया जाता है। तो अब कोई भी देश यदि IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लोन लेना चाहता है तो वह अप्लाई करेगा और यह लोन दीर्घकालीन होता है। तो जब वह लोन के लिए अप्लाई करता है तो IMF सशर्त लोन देता है ताकि जिससे उस देश को अपने संरचनात्मक स्तर पर सुधार करना पड़ता है। जैसे भारत ने 1991-92 में IMF के पास लोन के लिए अप्लाई किया तो IMF ने कुछ शर्तें रखी, जैसे भारत को अपने संरचनात्मक स्तर पर सुधार करना पड़ेगा। तब भारत ने 1991-92 की नई आर्थिक नीति लाई और उस आर्थिक नीति में वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार थे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार थे, व्यापारिक क्षेत्र में सुधार थे, मतलब कि टैक्स को कम किया गया और जो सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती थी उसको भी लगाम लगाई गई, इस तरीके से। तो दोस्तों, स्टैंड बाई अरेंजमेंट इसके तहत जो IMF लोन देता है वह शॉर्ट टर्म होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट या ग्लोबल वेज रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? पहला विकल्प है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और चौथा विकल्प है विश्व बैंक। तो दोस्तों, ग्लोबल वेज रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो, लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए हमारा सही विकल्प है गा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी किस संस्था से संबंधित है? पहला विकल्प है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा विकल्प है अफ्रीकी विकास बैंक, तीसरा विकल्प है न्यू डेवलपमेंट बैंक, चौथा विकल्प है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों, मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा का। दोस्तों, मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या है? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वह किसी भी देश को लोन भी देता है, ग्रांट्स मतलब अनुदान भी देता है और तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप में मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी कहा जाता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला में है। यह फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य है, दूसरा विकल्प है कथन है इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत का चयन करना है। केवल का पहला कथन गलत नहीं है, केवल खा दूसरा भी गलत नहीं है, का और खा दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो हमें गलत का चयन करना था, तो हमारा सही विकल्प होगा ना तो का ना ही खा। दोस्तों, बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को थाईलैंड में की गई थी, थाईलैंड में बैंकॉक में। इसमें जो पहली संस्थापक देश थे वह थे भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? पहला विकल्प है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा विकल्प है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चौथा विकल्प है विश्व बैंक। तो दोस्तों,
यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट यह है, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट, यह विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अन्य रिपोर्ट भी जारी की जाती हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इत्यादि। अगला प्रश्न है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह संघाई सहयोग संगठन का स्थायी अंग है। दूसरा कथन है, रेड्स के प्रमुख को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों, जो रेड्स है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, यह संघाई सहयोग संगठन का स्थायी अंग है, यह कथन सही है। और जो भी देश इसका अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है वह 3 साल के लिए ही चुना जाता है, इसलिए हमारे दोनों कथन सही हैं और हमारा विकल्प होगा का और खा दोनों। दोस्तों, इस रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वह ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में है और पहली मीटिंग जो आयोजित हुई थी इसकी, वह पाकिस्तान में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, BAPA+40 संबंधित है, यानी कि बापा +40 संबंधित है। पहला विकल्प है, उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच सहयोग से संबंधित है। दूसरा विकल्प है, यूरोप और एशिया के बीच सहयोग से संबंधित है। तीसरा विकल्प है, हाल ही में प्रारंभ की गई कोविड-19 जांच किट है। और अंतिम विकल्प है, दक्षिण सहयोग से संबंधित है। तो दोस्तों, बापा +40 दक्षिण सहयोग से संबंधित है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा घा। हमारा अगला प्रश्न है, G20+ क्या है? पहला विकल्प है, 19 देशों एवं यूरोपियन यूनियन का संगठन। दूसरा विकल्प है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के बीच समझौता। तीसरा विकल्प है, विकासशील देशों का गुट। और अंतिम विकल्प है, विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन। तो दोस्तों, G20+ यह विकासशील देशों का गुट है और इसमें 23 देश शामिल हैं। इसे G21 भी कहा जाता है, G21+, G23 भी कहा जाता है। और जो दोस्तों G20 है वह 19 देशों एवं यूरोपियन यूनियन का संगठन है और यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है G20। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी। और दूसरा कथन है, यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने RCEP में शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए हमारा पहला कथन गलत है। और यह एक मुक्त व्यापार समझौता है, यह कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा केवल खा। दोस्तों, RCEP यह एक क्षेत्रीय संगठन है आसियान, और आसियान से जो 6 अन्य देश हैं उन्होंने जो आसियान देशों से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। इसमें कुल 16 राष्ट्र, भारत सहित 16 देश शामिल थे, लेकिन भारत ने इससे हाल ही में मना कर दिया और इस पर बातचीत 2012 से ही चल रही है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत किस संगठन का सदस्य है? पहला विकल्प है OPEC, दूसरा विकल्प है APEC, तीसरा विकल्प है OECD, चौथा विकल्प है UNCTAD। तो दोस्तों, भारत UNCTAD का सदस्य है, भारत OPEC का सदस्य नहीं है, भारत APEC का भी सदस्य नहीं है, भारत OECD का भी सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा सही विकल्प है घा। दोस्तों, OPEC मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। APEC का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज और इकोनॉमिक कॉपरेशन, और OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। और जो UNCTAD है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या WTO से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा विकल्प है रेड बॉक्स सब्सिडी, तीसरा विकल्प है अंबर बॉक्स सब्सिडी, चौथा विकल्प है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो दोस्तों, रेड बॉक्स सब्सिडी WTO से संबंधित नहीं है। दोस्तों,
एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए व्यापार में WTO के द्वारा 3 प्रकार की सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्शन या व्यापार में जो विकृति पैदा होती है उसके आधार पर प्रदान की जाती है। ये है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी या येलो बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल नहीं है? तो पहला विकल्प है एन, दूसरा विकल्प है युआन, तीसरा विकल्प है यूरो, चौथा विकल्प है रेंड। तो दोस्तों रेंड SDR में शामिल नहीं है, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा सही विकल्प होगा घ। दोस्तों SDR क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की यह एक मुद्रा है। यह एक्चुअली एक मुद्रा नहीं है बल्कि एक देशों को अधिकार दिया जाता है कि आप इतने का लोन ले सकते हैं। SDR में कुल 5 तरह की मुद्राएं शामिल हैं। पहली है एन, दूसरी है युआन या रेनमिनमी, यह चीनी मुद्रा है, और जो एन है यह जापानी मुद्रा है, और यूरोपियन यूरो। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर भी इसमें शामिल है और ब्रिटिश पाउंड भी शामिल है। दोस्तों जब 1969 में एक तरह का जब आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था तब IMF ने SDR को जारी किया था। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप इस टेस्ट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।